गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप आज 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के अंदर आपका एक सेम टॉपिक है, राष्ट्रपति का भी सेम ही था। और आज अपन प्रधानमंत्री की नियुक्ति और शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उसके अधिकार क्या है, ये आपके 10th क्लास के अंदर भी है और 12th क्लास में भी है। इसलिए दोनों कक्षा के बच्चों को इसे ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान 10वीं में भी और 12वीं में भी ये आपके टॉपिक चलता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? वैसे सीधा सा अपने पास प्रश्न ये है कि कल हमने देखा था कि राष्ट्रपति की शक्तियों में कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री कार्यपालिका शक्ति है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने भारत देश में संसदीय परंपरा है, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो वेस्टमिनिस्टर यानी भारत में संसदीय परंपरा के अनुसार या संसदीय प्रणाली के अनुसार वेस्टमिनिस्टर मॉडल की परंपरा के अनुसार एक इंग्लैंड में ये प्रधानमंत्री को चुनने का एक मॉडल है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली के वेस्टमिनिस्टर मॉडल की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कई बार बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, नियुक्त, मनोनीत या फिर चुना जाता है। तो प्रधानमंत्री हमेशा क्या होगा? नियुक्त होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अपनी लोकसभा है, लोकसभा के अंतर्गत सीटें होती है 545। कितनी सीटें होती है? 545। ठीक है, अब 545 सीटों के ऊपर अलग अलग राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ते हैं। जैसे मान लीजिए भाजपा है, कांग्रेस है, इसके अलावा जैसे बहुजन बीएसपी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। ये अलग अलग पार्टियां क्या करती है? चुनाव लड़ती है। कोई 300 सीटों पे लड़ती है, कोई पूरे 545 सीटों पे लड़ती है, कोई 400 पे लड़ती है, कोई 250 पे लड़ती है, कोई कितने पे लड़ती है। ठीक है, कोई निर्दलीय भी लड़ते हैं। ठीक है, तो ये लोकसभा में जीते हुए क्या बढ़ते हैं? सांसद यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको अपन सांसद बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये लोकसभा में अलग अलग सीटों के ऊपर पार्टियां चुनाव लड़ रही है। अब जैसे मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को मान लीजिए कि 300 सीटें मिली, इसको मान लीजिए कि 299 सीटें मिली, इसको मान ले अपन की 100 सीटें मिल गई, इसको मान लीजिए 25 मिल गई, या अदर थिंग को मान लीजिए 50 मिल गई। ठीक है, अब लोकसभा में बहुमत क्या है? यानी 545 का एक निश्चित आंकड़ा होता है। ठीक है, वो बहुमत होता है। जैसे मान लीजिए कि अपन ये मान ले कि 250 या फिर 270, लोकसभा में कितना है? ये लोकसभा में प्रधानमंत्री जो है 270 सीटें जिस पार्टी का उम्मीदवार जीत लेता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो स्पष्ट बहुमत किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी इसकी 300 सीटें, इसकी 299 है और बाकी की किसी के 100, किसी की 50 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? स्पष्ट बहुमत देके तो भारतीय जनता पार्टी को है वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। ठीक है, लेकिन ये भी निकटतम है, ये भी नजदीक है, ये भी बहुमत का आंकड़ा पार कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में दोनों बड़ी पार्टियों के बीच चलेगी कसमकस। वो क्या करेंगे कि ये जो 175 सीटें हैं
इनको अपने में शामिल करने का प्रयास करेंगे, इनको जैसे तैसे खरीद कर या समझा कर कैसे भी अपने में मिला लेंगे। और जिस पार्टी की जितनी ज्यादा सीटें होगी, सर्वाधिक सीटें होगी, उस पार्टी के नेता को यानी स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, तो आपके प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि संसदीय प्रणाली में वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के आधार पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किस दल के नेता को बनाया जाता है? जिस दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देता है। ठीक है, अब ये जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 75 में आप इस लाइन को ऐसे भी बोल सकते हो कि अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में, यानी प्रधानमंत्री की शक्तियां। अब प्रधानमंत्री देखो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है मंत्रिमंडल का एक मंत्री, मंत्रिमंडल का ही सदस्य होता है। यानी जितने भी मंत्री होते हैं उनमें जो प्रधान होता है, सबसे बड़ा जो मंत्री होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? प्रधानमंत्री बोल देते हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, या उसके अधिकार क्या है, या फिर उसकी शक्तियां क्या है? तो भारत में प्रधानमंत्री का जो पद है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद ये वास्तविक कार्यपालिका है, यानी शासन की सारी शक्तियां इसी के हाथ में होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति नाममात्र का पीछे आपने पढ़ा है राष्ट्रपति वाले में। तो भारत में प्रधानमंत्री का पद सबसे ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। वह मंत्रिमंडल का क्या होता है? मुखिया होता है। मंत्रियों में सबसे बड़ा होता है, मुखिया होता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोल देते हैं। और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग भी कौन करता है? वो ही करता है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की शक्ति होगी, पॉइंट आपको डालना पड़ेगा, पॉइंट है सरकार का मुखिया। पहला है सरकार का मुखिया, ये पहला कार्य प्रधानमंत्री का। यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का सरकार का मुखिया होता है। यानी प्रधानमंत्री निर्वाचित सरकार का मुखिया होता है। शासन संबंधी सभी कार्य वो ही देखरेख करता है या उसी की देखरेख में होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें तो नंबर 2 पे मंत्रिमंडल का निर्माता। यानी प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री की एक मंत्रिमंडल होती है, एक मंत्रिपरिषद होती है। उस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री किन किन व्यक्तियों को शामिल करना चाहता है वो उसी पे निर्भर करता है। यानी प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले क्या करेगा? मंत्रिमंडल का निर्माण करेगा। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी को 300 सीटें मिली है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी का नेता अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। अपने प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया है, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बना दिया। जैसे मान लीजिए अपन बात करें क्रिकेट की टीम हो रही है, भाई मान लीजिए भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया में, तो सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? कप्तान, कैप्टन बनेगा। अब कैप्टन बनने के बाद 10 खिलाड़ी और उसमें शामिल करने। दुनिया में तो करोड़ों क्रिकेटर है भारत में, लेकिन उन करोड़ों में से छांट करके सिर्फ 10 खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। ठीक है, और वो किसको पूछ के किया जाएगा? प्रधानमंत्री को उसको कैप्टन को पूछ के किया जाएगा। तो कैप्टन को पूछा जाता है भाई आप ये इतने खिलाड़ी है, 50-60 जो भी खिलाड़ी है, इनका प्रदर्शन देख लो, इनका बैकग्राउंड देख लो, आपको कौन अच्छा लगता है उनको शामिल कर लो। तो वो बताएगा, लिस्ट बनाएगा, भाई ये नाम दे दिया। ठीक है,
मैनेजर को नाम दे देता है और उनको फिर कॉल लेटर भेज दिया जाता है कि भाई आपका मैच है, आप आ जाओ। तो बस वही बात है, मान लीजिए कि 300 सीटें लोकसभा में इस भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। अब प्रधानमंत्री बना लिया नरेंद्र मोदी, यानी एज ए कैप्टन हो गया वो। अब उसको मंत्रिमंडल बनाना है, तो उस मंत्रिमंडल के निर्माण में उसे कितने मंत्री चाहिए, वो मंत्री प्रधानमंत्री एक लिस्ट बना करके राष्ट्रपति को सौंप देता है कि भाई मुझे ये मंत्री मेरे मंत्रिपरिषद में चाहिए, और प्रधानमंत्री उनको सटासट क्या करता है, नियुक्ति दे देता है। ठीक है, सबका नंबर नहीं आता है। मंत्रिमंडल में अधिकतम यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं ना, उन सदस्यों का शायद 15% ही लिया जाता है, 15% से ज्यादा आप नहीं ले सकते। टोटल जो संख्या है ना उसका 15% से ज्यादा आप उसमें शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब तो मंत्रिमंडल का निर्माता कौन होता है, प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के जस्ट बाद प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, और प्रधानमंत्री ही ये निर्णय करता है कि मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होंगे और कौन कौन से मंत्री होंगे। तो दूसरा कार्य प्रधानमंत्री का क्या है, मंत्रिमंडल का निर्माता, यानी मंत्रिमंडल का निर्माण करने वाला। यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो अपनी मंत्रिपरिषद में किन किन मंत्रियों को लेना है और कितने मंत्रियों को लेना है, ये तय कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। उसके अलावा तीसरा कार्य, प्रधानमंत्री का तीसरा कार्य है आपके नीति निर्माता। नीति निर्माता यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या करेगा, नीति निर्माता होता है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल व देश की महत्वपूर्ण नीतियों के निर्माण में, केंद्रीय मंत्रिमंडल व देश की महत्वपूर्ण नीतियों के निर्माण में प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिमंडल की सलाह पर, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करता है। यानी देश का शासन कैसे चलेगा, देश व विदेश में भारतीय शासन किस तरह से चलेगा, यानी भारतीय शासन की क्या नीतियां हैं, उन नीतियों का निर्माता कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पूछ करके देश के शासन संचालन संबंधी नीतियों का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। यानी प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री पीछे 2 नंबर में आपने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का क्या होता है, निर्माता होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल में किन किन मंत्रियों को लेना है और कितने मंत्रियों को लेना है ये डिसाइड कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। अब उसके बाद किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है ये तय भी कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। जैसे अभी मैंने क्रिकेट टीम का उदाहरण दिया, कप्तान को 10 खिलाड़ियों को चुनना है, अब वो तय करेगा कि किसको तो विकेट कीपर बनाना है, किन को बॉलिंग देनी है, बॉलिंग का काम कौन करेगा, फील्डिंग का काम कौन करेगा, ये तय कौन करता है, कप्तान ही करता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करने के बाद उन्हें अलग अलग विभागों को सौंपने का काम भी किसका होता है, प्रधानमंत्री होता है। जैसे मान लीजिए किसी को चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी जानकारी है तो उसको चिकित्सा मंत्री बना दिया, किसी को परिवहन मंत्री का पद दे दिया, किसी को संचार मंत्री बना दिया, किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, किसी को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। यानी अलग अलग जो अपने विभाग है, मंत्रियों को विभागों का आवंटन कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, और उसमें बदलाव भी कर सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई मंत्री अपने पद का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं करता है, किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, वो शिक्षा मंत्री जैसे काम नहीं करता है, तो प्रधानमंत्री उसको क्या कर सकता है, बदल भी सकता है। तो मतलब मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते समय प्रधानमंत्री अपने दिमाग से कार्य करता है और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अंतिम विभाग वितरण पर साधारणतः कोई आपत्ति नहीं की जाती है। यानी प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में जिन जिन मंत्रियों को शामिल करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट अपना आता है मंत्रिपरिषद का संचालन। नंबर 5, मंत्रिपरिषद का संचालन। यानी प्रधानमंत्री जो होता है वह क्या करेगा, मंत्रिमंडल का निर्माण कर दिया उसने,
अलग अलग मंत्रियों को विभागों का बंटवारा दे दिया और अब करेगा वो मंत्रिमंडल का संचालन। यानी मंत्रिमंडल का संचालन किस तरह से करेगा ये निर्भर किसके ऊपर करता है, प्रधानमंत्री पे करता है। यानी मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकें होती है उन बैठकों की अध्यक्षता करने का काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल की जितनी भी गतिविधियां होती है, जितनी भी कार्यवाही होती है, उनका संचालन भी वही करता है। और मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री अपनी कार्यसूची या एजेंडे में जोड़ता है। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होगी उन बैठकों का संचालन प्रधानमंत्री करता है, संचालन करता है और उसकी अध्यक्षता भी वही करता है। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद में किन कार्यों के ऊपर चर्चा होगी ये प्रधानमंत्री पहले से ही एक रूपरेखा तैयार कर लेता है, अपने मुद्दे बना लेता है, भाई इन मुद्दों के ऊपर अपने मंत्रियों से वो चर्चा करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट की टीम ऑस्ट्रेलिया से मैच, ऑस्ट्रेलिया का खतरनाक खिलाड़ी से रिकी पॉन्टिंग है, तो उसके ऊपर चर्चा करेगा, भाई इस रिकी पॉन्टिंग को आउट कैसे किया जाए, सारों को बिठा करके चर्चा करेगा, भाई उसकी कमजोरी क्या है। बस वही चीज है, प्रधानमंत्री भी अपने देश में जो प्रचलित चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाएगा और मुद्दों को मंत्रिपरिषद के सामने रखेगा, वो उसका एजेंडा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो अपन चलते हैं शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। चौथा छठा, शासन के विभिन्न विभागों में तालमेल बिठाना। यानी शासन के अलग अलग विभाग है, जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ चर्चा की थी कि मंत्रिपरिषद मंत्रियों का बंटवारा कौन करता है, प्रधानमंत्री। अब बंटवारा कर दिया, सबको अलग अलग काम दे दिया गया पूरे मंत्रियों को। अब कई बार क्या होता है कि अलग अलग दो विभागों में आपस में कई बार टकराव भी पैदा हो जाता है, तो उस टकराव में तालमेल बिठाने का काम यानी समन्वय बिठाने का काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री करता है। अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जो होता है वो किसी भी विभाग में अगर कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उनके बीच सुलह करने का काम कौन किसका है, प्रधानमंत्री का ही है। यानी प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। अगला कार्य नंबर 7, सातवां कार्य है लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता यानी प्रधानमंत्री कौन से सदन से बनता है, लोकसभा से बनता है। कौन से सदन से बनता है, यहाँ आपने लिखा कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री किस दल का सदस्य होता है, लोकसभा का होता है। ठीक है, तो लोकसभा का प्रमुख नेता होता है, क्योंकि लोकसभा में जैसे मान लीजिए किसी भी राजनीतिक पार्टी ने 300 वोट लिए, 300 सीटें लिए, तो 300 सीटें यानी लोकसभा का चुनाव उस नेता जिस नेता के नेतृत्व में लड़ा जाता है वो गया लोकसभा का नेता। यानी लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी हो जाता है वो, यानी प्रधानमंत्री संसद का मतलब लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के सभी कार्य प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में किए जाते हैं। यानी लोकसभा में जितने भी कानून बनते हैं वो सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही बनते हैं। जैसे मान लीजिए वार्षिक बजट तैयार करना हो, कोई सरकारी विधेयक है पास करवाना हो, बजट है सरकारी विधेयक को पास करना है, ये सारे कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होते हैं। इसलिए अपन लोकसभा का उसको क्या कहते हैं, नेता कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला कार्य है वो दल का नेता भी होता है। 8वां है अपने दल का नेता। यानी प्रधानमंत्री जो होता है चुनाव होने से पहले क्या होता है, जैसे बीजेपी पार्टी है, जैसे आज कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लोकसभा चुनाव लड़ी, तो किसके नेतृत्व में लड़ा था उसने, सुप्रीम कोर्ट था राहुल गांधी, और उधर लोकसभा बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो सुप्रीम कोर्ट था बड़ा नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ठीक है, यानी
बड़ा नेता पहले बनता है और उसके बाद उसके नेतृत्व में चुनाव होते हैं। अगर मान लीजिए कि वो पार्टी लोकसभा में बहुमत ले लेती है तो उसी बड़े नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होने के साथ साथ अपने दल का भी नेता होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि दल के सारे काम, सारी गतिविधियां उसी की अध्यक्षता में होती है, या वो जैसा कहता है वैसा ही दल कार्य करता है। इसलिए अपन इसको, प्रधानमंत्री को, अपने दल का नेता भी कहते हैं। इसके अलावा नंबर 9, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। कैसे? यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच एक कड़ी का काम करता है। यानी प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को, दोनों को जोड़ने का काम करता है। यानी अगर मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री से मिलना चाहता है तो वो प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नहीं मिल सकता है ना। यानी कोई भी मंत्रिपरिषद का मंत्री राष्ट्रपति से मिलने से पहले प्रधानमंत्री की स्वीकृति लेता है। यानी प्रधानमंत्री जब तक नहीं गए वह मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री राष्ट्रपति से बातचीत नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मिलाने का या जोड़ने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। यानी सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल, राष्ट्र का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। सार्वजनिक हित के मामलों पर देश के राष्ट्रपति से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क किया जा सकता है। यानी कोई भी मंत्रिपरिषद का मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पे ही राष्ट्रपति से मिल सकता है। वही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से परिचित करवाता है और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। ठीक है। उसके बाद है विभिन्न पद प्रदान करना। आगे 10वां है विभिन्न पद प्रदान करना। यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या करता है? यानी अलग अलग पद प्रदान करता है मंत्रियों। यानी संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार है, यानी राष्ट्रपति जिन जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है ना, उनकी नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? प्रधानमंत्री से। यानी जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है उन सब की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या करेगा? सलाह लेगा, परामर्श करेगा। बिना परामर्श के राष्ट्रपति अकेला किसी भी उच्च अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा मंत्रिमंडल का निर्माता हो गया, अध्यक्ष हो गया इसमें, यानी जैसे एक अध्यक्षता के रूप में कार्य है, अध्यक्ष के रूप में। यानी प्रधानमंत्री जो होता है किसका अध्यक्ष होता है? मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। यानी भारतीय प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण विभागों का अध्यक्ष होता है, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। इसके अलावा मंत्रिमंडल का निर्माता हो गया, अध्यक्षता के रूप में, यानी प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अन्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से होने वाली बैठक की अध्यक्षता करता है। कड़ी हो गया, लोकसभा का नेता हो गया, सरकार का प्रवक्ता। एक चीज हो रहा है आपके 12 नंबर पे, सरकार का प्रमुख प्रवक्ता। प्रवक्ता मतलब बोलने वाला। यानी सरकार की ओर से कोई भी घोषणा होती है, कोई भी कार्य या कोई भी नई योजना होती है, उसकी घोषणा कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही अपने मुंह से कहेगा। लॉकडाउन 22 मार्च से लागू होगा तो कोई भी सार्वजनिक रूप से ये नहीं कर सकता। टीवी पे आके कौन कहेगा? प्रधानमंत्री कहेगा। कोई नोट
नोटबंदी होगी तो उसको भी कौन कहेगा? प्रधानमंत्री। यानी देश में कोई भी नई योजना लागू हो रही है तो उसको जनता तक पहुंचाने का काम कौन कहेगा? प्रधानमंत्री कहेगा। यानी क्यों कहेगा? क्योंकि वो सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी राष्ट्रपति की शक्तियां। तो आपका एक क्वेश्चन बड़ा 5 नंबर का या 6 नंबर का बनकर के तैयार हो जाता है। प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तथा प्रधानमंत्री के शक्तियों के बारे में बताओ। तो फिर से सुन ले आप कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी भारत में संसदीय शासन प्रणाली के तहत वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के आधार पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसके बाद प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है? नंबर 1, सरकार का मुखिया। प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का मुखिया होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा मंत्रिमंडल का निर्माता, तीसरा लोकसभा का नेता, चौथा विभिन्न पद प्रदान करना। इसके अलावा नीति निर्माता, राष्ट्र की जितनी भी महत्वपूर्ण नीतियां उसका निर्माण ये करेगा। मुखिया यानी मंत्रियों में विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। अपने दल का नेता भी वही होता है और अध्यक्ष के रूप में भी इसके कार्य होते हैं। मंत्रिपरिषद का वो संचालन करता है और शासन के विभिन्न विभागों में तालमेल बिठाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है और सरकार का मुख्य क्या होता है? प्रवक्ता होता है। अब यहाँ पर ये आपने उतार लिया होगा राष्ट्रपति की शक्तियां शॉर्ट में, बाकी आप किताब के अंदर पढ़ करके उसको नोट्स के टाइप में बनाए। अब अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री के दायित्व क्या है, उत्तरदायित्व क्या है। ये आप इनको 12वीं क्लास के विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि 10वीं क्लास के अंतर्गत ये शक्तियां ही है, उत्तरदायित्व नहीं है। तो शक्तियां ही क्या है? उत्तरदायित्व है। यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व। प्रश्न आपके बनता है कि प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व क्या क्या है। तो प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री सबसे पहला इसका उत्तरदायित्व है कि प्रधानमंत्री लोकसभा व मंत्रिपरिषद दोनों का नेता होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा और मंत्रिपरिषद दोनों का क्या होता है? मुखिया या फिर नेता होता है। नंबर 2, वह राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। नंबर 3 कि वह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। नंबर 4 मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। यानी लगभग आपके जो मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं वो कार्य ही क्या है? प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है। अब अपन आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री हो जाता है, उसके बाद आती है आपके मंत्री परिषद। ये 10वीं और 12वीं दोनों के विद्यार्थियों को देखना है। यहाँ पे मंत्री परिषद का गठन और कार्य। प्रधानमंत्री आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे का आपके प्रश्न बनता है क्या? मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री के नीचे कौन है? मंत्री परिषद का गठन व शक्ति। सबसे पहले लेते हैं अपन मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन यानी प्रधानमंत्री भी इसी में, ध्यान रखना मंत्रिपरिषद में क्या है? प्रधानमंत्री है। ठीक है, जैसे कप्तान होता है, टीम में ही तो है वो। अगर कप्तान है कोई भी, वो टीम में ही तो है, लेकिन उसको पद है सारी टीम का, वो वरिष्ठ खिलाड़ी है। ठीक है, तो उसको अपन कैप्टन करते हैं। वैसे मंत्री तो वो भी है लेकिन उसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है? प्रधान जुड़ा हुआ है, तो वो प्रधानमंत्री है। तो मंत्रिपरिषद का गठन जो है वो किस तरह से होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75, अनुच्छेद 74 व 75 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ये तो 75 में बता रखा है। तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर
मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये 76 में है। यानी 75 में क्या है, पीएम यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ये किसमें लिखा हुआ है, 75 में। और 74 में क्या लिखा है, 74 में लिखा है कि पीएम की नियुक्ति के बाद पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी पहले प्रधानमंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री से पूछ करके मंत्रिमंडल में किन किन मंत्रियों को शामिल करना है, उन मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। यानी प्रधानमंत्री पीएम की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो आप इस लाइन में क्या लिखोगे, गठन में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 व 75 में मंत्रिपरिषद के गठन की बात कही गई है, जिसमें अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 75 में। और 74 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की उसमें क्या होती है, सलाह होती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो जाता है आपका क्या, मंत्रिपरिषद का गठन अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हो गया नियुक्ति। क्या हो गया, नियुक्ति। नियुक्ति में क्या लिखोगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पहले कैप्टन बन गया, फिर बाद में पूरी टीम बन गई। ठीक है, अब आगे का नंबर 2 पे पॉइंट आता है। दूसरा आगे बनता है पॉइंट, वो है मंत्रियों की श्रेणी। मंत्रियों की श्रेणियां या फिर विभाजन। अब विभाजन यानी मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ए, ब और स। 1 2 3 भी कर सकते हो आप। 1 नंबर में कौन होते हैं मंत्री, यानी मंत्रिपरिषद में कई बार प्रश्न आता है मंत्रिपरिषद की श्रेणियों को समझाओ, तो मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, पहला होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उपमंत्री। ये 3 मंत्री होते हैं। अब कैबिनेट कौन होते हैं, कैबिनेट होते हैं प्रथम दर्जे के मंत्री, और ये होते हैं द्वितीय दर्जे के मंत्री, और ये होते हैं तृतीय दर्जे के मंत्री। ठीक है, ये प्रथम दर्जे के कैबिनेट वाले प्रथम दर्जे के मंत्री है, और ये है आपके द्वितीय, और फिर बाद में ये होते हैं तृतीय तीसरे दर्जे के मंत्री। ठीक है, अब इनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। स्वतंत्र प्रभार मतलब इनका एक व्यक्ति का काम एक ही है। जैसे स्वास्थ्य मंत्री किसी को बना दिया तो वो उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेला ही रहेगा। ठीक है, ये स्वतंत्र दर्जे के मंत्री है पहले वाले, या यूं कह दे कि ये स्वतंत्र रूप से अपने विभाग के क्या होते हैं, प्रभारी होते हैं। दूसरा राज्य मंत्री, ये द्वितीय श्रेणी के मंत्री है जो कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। कैबिनेट की इनकी जो बैठक होती है ना, इन बैठकों में राज्य मंत्री के सदस्य नहीं जा सकते, क्योंकि ये हाई लेवल के मंत्री है और ये राज्य मंत्री लो लेवल के मंत्री है। दूसरे श्रेणी के आगे ना, ये कैटेगरी निम्न आ गई इनकी। तो
दूसरे दर्जे के जो मंत्री है यानी राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते और इनमें कुछ को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। इनमें से कुछ मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं उपमंत्री। तीसरे नंबर की उपमंत्री क्या है? ये तीसरे दर्जे के मंत्री हैं। इनके पास किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, यानी किसी भी विभाग के मालिक नहीं होते हैं। ये तो फिर क्या करते हैं? ये करते हैं, इनका काम है कैबिनेट मंत्री और यानी ये कैबिनेट व राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, ये मान लो, ठीक है। और ये वाले कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। तो राज्य मंत्री परिषद की श्रेणियां कितनी है? आप ये बताओगे कि मंत्री परिषद को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, ये प्रथम दर्जे के मंत्री है। इनके पास ये अपने विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, ठीक है। नंबर 2 राज्य मंत्री, ये द्वितीय श्रेणी के या दूसरे दर्जे के मंत्री है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री मंडल की बैठक में राज्य मंत्री हिस्सा नहीं लेते हैं। इनमें से कुछ के पास स्वतंत्र प्रभार होता है या स्वतंत्र विभाग होता है। उपमंत्री कोई मतलब नहीं है, ये थर्ड क्वालिटी यानी तृतीय दर्जे के मंत्री होते हैं। ये इनका काम क्या है? ये केवल कैबिनेट और राज्य मंत्री की क्या करते हैं? सहयोग करते हैं या फिर उनकी सहायता कर देते हैं, ठीक है। अब नंबर 3 मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। मंत्रियों मतलब मंत्री परिषद के गठन का तीसरा पॉइंट है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है ना। प्रधानमंत्री मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और उन्हें पद की शपथ भी दिलाई जाती है। कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। उसके बाद है मंत्री परिषद का आकार। चौथा, मंत्री परिषद या मंडल मान लो, मंत्री परिषद का आकार, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ भी है कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं। अभी मैंने बताया जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टी ने 300, कितने मंत्री होंगे और कौन कौन से मंत्री होंगे, यानी मंत्री परिषद का आकार कितना बड़ा हो सकता है। यानी इसमें एक व्यवस्था की गई 91वां जो संविधान संशोधन हुआ, 91वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई कि मंत्री परिषद में या मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% होगी। कितनी होगी? लोकसभा के कुल सदस्यों की 15%। कितनी होगी? 15% होगी। यानी मंत्री परिषद का आकार कितना है, तो इसके बारे में आप बताओगे कि भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन में 91वें संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% होगी। जैसे मान लीजिए लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 का की जगह गुणा 15% का मतलब बटा 100, ठीक है। तो अगर इसको आप पार्ट चार्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? इसमें लगभग आपके 78 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 78, यानी लोकसभा के अंदर 78 सदस्य, ज्यादा कम 78, 76, 75 इतने ही, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अब उसके बाद बात करें अपन अगला कार्यकाल। कितने नंबर का है? 5 नंबर। कार्यकाल यानी मंत्री परिषद का या प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का, लेकिन ये भंग भी हो सकती है।
है ना। प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति से परामर्श करके इसको भंग करा सकता है। तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का है, परंतु मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। यानी राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, एक शब्द आया है प्रसाद पर्यंत, ये कई बार प्रश्न आ जाता है। यानी मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है? प्रसाद पर्यंत, प्रसाद के रूप में, प्रसाद के रूप में, है ना। प्रसाद मतलब दया। राष्ट्रपति को जब तक दया इनके ऊपर मेहरबानी है राष्ट्रपति की, तब तक मंत्रिपरिषद जिंदाबाद है। जब राष्ट्रपति की दया या रहम उसके ऊपर से हट जाता है, पूरा मंत्रिमंडल समय से पहले क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। तो किसके प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रह सकती है? राष्ट्रपति। ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष पहले भी संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद है शपथ, छठा पॉइंट, शपथ। यानी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों, यानी प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है शपथ? है राष्ट्रपति। यानी मंत्रिमंडल में दोनों आ गए, पीएम, प्रधानमंत्री और सांसद, यानी मंत्री। प्रधानमंत्री और मंत्री को अपने पद की और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और ये शपथ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक पद की और एक गोपनीयता की। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं आपके, ये जो बिंदु था वो शायद मेरे हिसाब से आपका कंप्लीट हो चुका है कि मंत्री परिषद का गठन आपको समझाना है। तो पहले नियुक्ति है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। उसके बाद मंत्रियों की श्रेणियां हैं, 3 आपके सामने हैं। उसके बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। फिर मंत्रिपरिषद का आकार कितना है? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। उसके बाद कार्यकाल कितना है और उसको शपथ कौन दिलाता है? तो ये मंत्रिपरिषद के गठन में ये चीजें आपकी आती है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप ये बता सकते हो कि मंत्रियों के वेतन भत्ते वगैरह है, तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट के सदस्य, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को मासिक वेतन मिलता है और इसके साथ उनको भत्ते भी दिए जाते हैं, जिनका निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है। तो इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क आवास, गाड़ी की सुविधा और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उनको दी जाती है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये तो आपके समझ में आ गया होगा, उतार लिया होगा कि मंत्रिपरिषद का गठन किस तरह से होता है। और अब लास्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद की शक्तियों के बारे में। ठीक है। इसको कंप्लीट कर देते हैं थोड़ा। 43 मिनट की क्लास हो गई, जगह हो गई थोड़ी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं आज के वीडियो में हमने देखा क्या? प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। और उसके बाद हमने देखा मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है और मंत्रिपरिषद की शक्तियों के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए गुड डे।